लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने फोकस किया था कि इंटरप्रिटेशन कहते किसको है, प्लस कि हम जब भी किसी कंपनी की परफॉर्मेंस या पोजीशन की इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे नजदीक कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है या कंपनी की पोजीशन कैसे रही है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं या तो कंपनी की खुद की ही पिछले सालों की इंफॉर्मेशन से, लेकिन हमें ये पता है कि अगर इस साल कंपनी ने कोई पॉलिसी चेंज की है जिसकी वजह से इस साल पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव करेंगे, यानी पिछले साल की परफॉर्मेंस को भी ठीक करेंगे। तो ऐसा मुमकिन है कि हम अपनी कंपनी की ही इस साल की परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर करें। दूसरा हमने देखा था कि हम अपनी कॉम्पिटिटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाएं और उससे कंपेयर करें। एक चीज याद रखें कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल होती हैं, हम उन्हीं को एक्सेस कर सकते हैं। तो हर वो इंफॉर्मेशन जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं रिपोर्ट की जाती, उस पे हमारा एक्सेस नहीं आ सकता। तो आपने अपनी कमेंट्री को लिमिट करना है इसी बात पे जितना उसकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट किया गया है। तीसरा हमने देखा था कि हम रिमार्क्स दे सकते हैं बेस्ड ऑन इंडस्ट्री एवरेजेस, कि जिस इंडस्ट्री में हमारी कंपनी काम कर रही है या जिस कंपनी की हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में एवरेजेस क्या चलती हैं, हम उसको देख सकते हैं। अच्छा, अब बात हमने अगली ये की थी कि कंपेयर क्या किया जाएगा। तो हमने बेसिकली कुछ एस्पेक्ट्स बनाए थे और बात हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पूरी की पूरी कंपनी को आप एक ही तरफ धकेल दें और पूरी की पूरी कंपनी के ऊपर आप एक ही रिमार्क पास करें, ऐसा सूटेबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि इस साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रही है। अगर आप ये देखें कि पिछले साल हमारी कंपनी का सेल्स रेवेन्यू 2.5 करोड़ रुपए था और इस साल हमारी कंपनी का सेल्स रेवेन्यू 3 करोड़ रुपए है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कंपनी की सेल्स बढ़ने या गिरने की वजह क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी पॉसिबल कॉजेस? अगर कंपनी की सेल पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा या कम है, तो मुमकिन तौर पे क्या वजह हो सकती है? रबनवाज, अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट हुई है तो सेल्स पे क्या इंपैक्ट आया होगा? बिल्कुल, प्राइमरीली हम अगर कहें कि कंपनी की सेल बढ़ी है या गिरी है, तो वजह क्या हो सकती है? चले, आपने एडवर्टाइजमेंट ज्यादा की, आपकी नहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फरान, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है, सेल्स नहीं बढ़ सकती।
सेल्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट सेल्स रेवेन्यू? पहला फाइंड क्वालिटी। देखें, हम ये कह रहे हैं कि सेल्स दो चीजों को रिप्रेजेंट करती है। एक होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी वॉल्यूम। अब आप जब कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट अच्छी की है, तो अच्छी एडवर्टाइजमेंट से आपके नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बिके होंगे। तला जब आप कह रहे हैं कि हमारी शायद क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है, तो क्वालिटी इंप्रूव होने से भी इंपैक्ट कहां पे आया होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़े होंगे। तो जब हम सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं, तो सेल्स में एक आते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, और दूसरा क्या आता है? करेक्ट, सेलिंग प्राइस। अगर आप लोग अपने मैसेज को प्राइवेटली से हटा के एवरीवन पे करें, तो मुझे बात करना बड़ा इजी होगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि किसी ने कोई कमेंट किया है या किसी ने कोई जवाब दिया है। ठीक है, तो ट्राई बेस्ट कि आप अपने जो रिमार्क्स हैं, जो आप कमेंट करते हैं, आंसर देते हैं, उसको आप पब्लिक पे करें। अगर कुछ प्राइवेटली बात करनी है, कुछ ऐसा है जो कि आप जनरल पब्लिक को नहीं बताना चाहते, तो टेंशन नहीं है। खैर, तो दो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। सेल्स ग्रोथ हम कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे? हम देखेंगे कि हमारी इस साल सेल्स कितनी है, माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर सेल्स से, कि इस साल हमारा सेल्स रेवेन्यू कितना है, माइनस पिछले साल हमारा सेल्स रेवेन्यू कितना था। फिर इसको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर सेल्स से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मुझे एक बात आप बताएंगे कि जब हम कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं, या जो कंपनी अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पब्लिश करती है, तो क्या उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स डिस्क्लोज किए जाते हैं, या सिर्फ और सिर्फ सेल्स रेवेन्यू शो किया जाता है? जब हम कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, जो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज करती है, रिपोर्ट करती है पब्लिक को, अपने स्टेक होल्डर्स को, उसमें सिर्फ सेल्स रेवेन्यू आता है या नंबर ऑफ यूनिट्स भी आते हैं? गुड, आप सबका आंसर है कि सिर्फ सेल्स रेवेन्यू आता है। अब अगर मैंने ये कह दिया कि एक कंपनी की इस साल सेल्स 3 करोड़ की है, जबकि पिछले साल उसकी सेल्स 2.5 करोड़ थी, तो आप कैलकुलेट करें कि हमारी सेल्स पिछले साल के मुकाबले में कितनी ज्यादा है परसेंटेज में। मेरी मिसाल के मुताबिक, अगर पिछले साल हमारी कंपनी का सेल्स रेवेन्यू 2.5 करोड़ था और इस साल 3 करोड़ है, तो परसेंटेज में हमारी सेल्स पिछले साल के मुकाबले में कितनी ज्यादा या कम है? फिर आपने मुझे कह दिया 20%। अब पॉसिबिलिटी ये है
कि या तो पिछले साल के मुकाबले में 20% ज्यादा यूनिट्स बिके हैं, या ऐसा मुमकिन है कि नंबर ऑफ यूनिट्स तो सेम है लेकिन मैंने प्राइस 20% बढ़ा दी है। ऐसा भी मुमकिन है कि नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बड़े हैं, प्राइस मैंने कम की है। या ऐसा भी मुमकिन है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा कर दी और नंबर ऑफ यूनिट्स कम कर दिए। तो मुझे इससे कुछ पता नहीं चल पा रहा कि अगर मेरी सेल्स रुपयों में पिछले साल से 20% ज्यादा हैं तो मैं उसका रीजन निकालना चाह रहा हूं कि क्यों बढ़ी है। इसके लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपनी का जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसको हम सेल्स रेवेन्यू से डिवाइड कर देंगे। अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि अगर आपने वॉल्यूम ज्यादा बेचा है तो क्या आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़नी चाहिए? अगर पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बिके हैं तो क्या आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़नी चाहिए या नहीं? यस। तो अगर हमारा वॉल्यूम ज्यादा हुआ है यानी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ी होगी, तो हमें पता चलेगा कि अगर कंपनी के सेल्स रेवेन्यू में भी इजाफा है, साथ ही साथ उतना ही प्लस माइनस इजाफा उसकी कॉस्ट ऑफ सेल में भी है और अल्टीमेटली उसके ग्रॉस प्रॉफिट में भी है, तो हम समझ जाएंगे कि रेवेन्यू में इजाफा वॉल्यूम की वजह से हुआ है। लेकिन अगर कंपनी के नंबर ऑफ यूनिट्स उतने ही हैं, सेल्स फिर भी बढ़ी हैं यानी सेलिंग प्राइस बढ़ी है, तो क्या सेलिंग प्राइस बढ़ने से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि हमने जब नंबर ऑफ यूनिट्स में इजाफा नहीं किया तो हमारी कॉस्ट भी नहीं बढ़ी होगी। जब हम ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स खरीद के बेचेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आपका सेल्स रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल उतने मार्जिन से नहीं बढ़ी, उतनी परसेंटेज से नहीं बढ़ी, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी सेल्स अचीव करने में प्राइस को बढ़ाया है, ना कि वॉल्यूम को। खैर, तो हम प्रॉफिटेबिलिटी जज करने के लिए एक रेशियो यूज करते हैं जिसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या जीपी मार्जिन। हम ये देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेवेन्यू का कितना परसेंटेज है। अगर हमारी सेल्स बढ़ी है और हमने अगर मार्जिन मेंटेन किया है
ठीक है, अगर हमने सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज किया है तो हमारा जीपी मार्जिन भी इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर सेल्स रेवेन्यू में इजाफा है और हमने प्राइसेस को मेंटेन किया है या इंक्रीज किया है, तो जीपी मार्जिन पे पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए। अगर कंपनी ने सेलिंग प्राइस कम करके वॉल्यूम बढ़ाया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो प्राइस इलास्टिसिटी का फायदा लेते हुए हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस को कम किया, नतीजतन वॉल्यूम बढ़ गया, तो नंबर ऑफ यूनिट्स तो बढ़े, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट पे आप क्या समझते हो, परसेंटेज वाइज आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा या गिरेगा? अगर हमने सेलिंग प्राइस कम करके वॉल्यूम बढ़ा दिया है, वॉल्यूम के बढ़ने से हमारी कॉस्ट पे भी असर आया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट पे आप क्या समझते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा होगा या कम हुआ होगा? अब नवाज, अगर मैं एक आइटम बेचता हूं 40 रुपए में, जिसकी कॉस्ट ऑफ सेल 30 रुपए है, तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमा रहा था, 10 रुपए। परसेंटेज कितनी है, 40 रुपए में 10% कमा रहा हूं, यानी 25%। लेकिन अब के बार मैंने सेलिंग प्राइस कम कर दी, 34 रुपए कर दी, लेकिन मेरी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो तो सेम है। अब मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं 4 रुपए का। तो इस केस में मेरा जीपी मार्जिन कितना होगा? कितना आ रहा है, 4 डिवाइड बाय 14? 11.7%। हेंस अगर आप ये देखें कि कंपनी के सेल्स रेवेन्यू में तो ग्रोथ है, लेकिन कंपनी का जीपी मार्जिन कम हुआ है, तो हम अपनी तरफ से ये रिमार्क्स दे सकते हैं कि कंपनी ने अपनी सेलिंग प्राइस कम करके वॉल्यूम में इजाफा करवा दिया है। तो हमें बेसिकली इसके इंपैक्ट चेक करने हैं कि पॉसिबली कंपनी ने किया क्या है। तो उसके लिए हमने रेशियो इस्तेमाल किया, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। दूसरा,
हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। सिलसिला वही होगा, पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू कर रहे थे, अब हम करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी पिवट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हम क्या नाम देते हैं, पिवट, डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू। अच्छा, मुझे अब आप अपनी नॉलेज बताएं कि जब हम ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंचते हैं तो हम सेल्स रेवेन्यू में से क्या क्या खर्चे माइनस करके आते हैं, सेल्स में से क्या माइनस किया जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हमारा दर हकीकत मकसद होता है प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को बनाने में या खरीदने में आई है। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आते हैं तो हम क्या क्या माइनस करते हैं, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से मजीद क्या माइनस किया जाए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाए। करेक्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यानी एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट या एक्सपेंसेस, इनको हम कहते हैं नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन याद रहे अभी इसमें से फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्टेड नहीं है। अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट तो अच्छा है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिलो स्टैंडर्ड है, बुरा मेरे कहने का मकसद है बिलो स्टैंडर्ड है, बिलो एवरेज है, पिछले साल से कम है या कॉम्पिटिटर से कम है या इंडस्ट्री एवरेज से कम है या बजट से कम है, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है तो आप उसकी वजह क्या समझते हैं, क्यों ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा होगा अगर ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है तो। हम ये कह सकते हैं कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट गिरा हुआ है तो उसकी पॉसिबल वजह यह हो सकती है कि कंपनी ने कम कीमत पे अपनी चीजें बेची हैं या फिर ट्रेड डिस्काउंट्स दिए हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट पिछले साल के मुकाबले में बढ़ गई है।
लेकिन अगर पिबिट गिरा हुआ है तो हम क्या कहेंगे? कि कंपनी की नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट पिछले साल के मुकाबले में या बजट के मुकाबले में या कॉम्पिटिटर के मुकाबले में ज्यादा है। तो या तो हमने एडवर्टाइजमेंट ज्यादा की है, या तो हमने एडमिन स्टाफ ज्यादा हायर कर लिया है, या तो हमने उनकी सैलरीज में प्रमोशन या ग्रोथ बहुत ज्यादा कर दी है। तो हम इसके पॉसिबल इंपैक्ट्स की तरफ आ रहे हैं। लास्टली हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। फॉर्मूला आप बना सकते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मैंने आपको बता दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैंने आपको बता दिया, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालोगे? तो नेट प्रॉफिट यानी जिसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे सेल्स रेवेन्यू से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? मजीद क्या चीजें माइनस की जाती हैं? ओके, इंटरेस्ट, अच्छा इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है। इंटरेस्ट ज्यादा होने की क्या वजह हो सकती है? अगर हमारा इंटरेस्ट यानी फाइनेंस कॉस्ट पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है, क्या वजह हो सकती है? ओके, लोन हमने ज्यादा लिया है। हमजा हमजा एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर अक्रूड पिछले साल का है तो एक्सपेंस पिछले साल ही हुआ होगा। ठीक है, यहां पे मैं कैश बेसिस की बात नहीं कर रहा, हम यहां पे बात कर रहे हैं कि एक्सपेंस कौन से साल में दिखाया जाएगा। तो इंटरेस्ट को एक्सपेंस उसी साल में दिखाया जाता है जिस साल का वो होता है, ना कि जिस साल में पे किया जाता है। जैन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहला कि या तो हमने लोन ज्यादा लिया है, या गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत कायबोर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाया गया है, या दूसरी हम बात कर रहे थे कि मुमकिन तौर पे हमारे टैक्सेस पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा हो। ये पिछले साल के मुकाबले में तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटर के मुकाबले में ज्यादा नहीं होने चाहिए ऑफ कोर्स। क्योंकि अगर आपका कॉम्पिटिटर भी उसी एरिया में बैठा हुआ है तो जो टैक्स रेट आपके ऊपर अप्लीकेबल है वही उसके ऊपर अप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर
पिछले साल या बजट के मुकाबले में देखा जाएगा तो हमें टैक्सेस ज्यादा नजर आ सकते हैं। ओके, तो हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए एक तो कैलकुलेट करते हैं कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तीसरा हम कैलकुलेट करते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन यहां पे आप ये बात कर रहे हैं कि जिस कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा उस कंपनी का जीपी ज्यादा होना चाहिए, जिस कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा उस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, एंड सिमिलरली जिस कंपनी का रेवेन्यू ज्यादा उसका नेट प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। इस ही चीज को हम कंपनी की इन्वेस्टमेंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जिस कंपनी की इन्वेस्टमेंट ज्यादा उस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज है? हाउ डू वी कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मोशन। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में सिर्फ बैंक लोन आता है, सिर्फ बॉन्ड्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, लोन नोट्स आते हैं जो कंपनी ने कर्जा लिया हुआ होता है, या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में इसके अलावा भी कुछ चीजें आती हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या सिर्फ वही सोर्सेस आते हैं जो कंपनी ने पैसे लिए हुए होते हैं, या इसके अलावा भी कोई चीजें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आते हैं? ओके, डेफर्ड ग्रांट शिजा, कि अगर हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आया है तो उसको भी हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दिखाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। एनीवन एल्स? देखिए, जब मैं बात करता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, तो मुनासिब होगा
कि आप सिर्फ वो अमाउंट्स मेरी इन्वेस्टमेंट में काउंट करें जो मेरे लिए काबिल इस्तेमाल है। अगर कोई प्रोविजन है, यानी मुझे डाउट था कि हमारी कंपनी को जुर्माना भरना पड़ेगा या हमारी कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस हुआ है जिसकी वजह से प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत मैंने लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है, या कोई अनअर्न्ड इनकम है, ऐसी कोई भी चीजें जो मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में शामिल तो है, लेकिन मैं उसको इन्वेस्टमेंट की हैसियत में इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो बेहतर होगा कि आप उसको मेरी इन्वेस्टमेंट में शामिल ना करें। वैसे तो फॉर्मूला ये कहता है कि इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लेकिन बराए करम तमाम वो चीजें जो मेरी लायबिलिटी का हिस्सा तो हैं लेकिन मेरे पास यूजेबल कंडीशन में नहीं है, तो उसको शामिल ना किया जाए। अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर घुमा के देखें तो टोटल एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को एक्सक्लूड कर दें, ठीक है, टोटल एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को एक्सक्लूड कर दें तो भी इक्वेशन के उस पार इक्विटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ही बच जाती है। तो इसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। नोट लगा रहा हूं कि बाल बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड और वर्किंग कैपिटल को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए मैं आपको नोट लगा रहा हूं कि वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। जब आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा जाए तो गलती से भी वर्किंग कैपिटल की तरफ ना चले जाना। चलें, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें समझ में आ गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हम कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला का नाम कह रहा है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। एक रूल याद रख लें, अगर समझ में आ जाता तो ठीक, नहीं तो कोई इशू नहीं है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। डिनोमिनेटर, जिस तरह यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में है, जो भी सोर्स डिनोमिनेटर में रहेगा न्यूमरेटर से उसकी कॉस्ट माइनस नहीं की जाएगी। जो भी सोर्स डिनोमिनेटर में रहेगा न्यूमरेटर से उसकी कॉस्ट माइनस नहीं की जाएगी। लिहाजा हम न्यूमरेटर में रखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉन करंट लायबिलिटीज भी मौजूद हैं और नॉन करंट लायबिलिटीज पे किया जाता है इंटरेस्ट। जब डिनोमिनेटर में लायबिलिटी खुद मौजूद होगी तो न्यूमरेटर से लायबिलिटी की कॉस्ट इंटरेस्ट माइनस नहीं किया जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि पिछले साल हमने अपनी इन्वेस्टमेंट पे
कितना रिटर्न जनरेट किया था। इस साल हमने अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न जनरेट किया है। कॉम्पिटिटर ने कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना रिटर्न जनरेट किया है, या हमारा कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है। आपने बचपन में पढ़ा है या केएमटी में पढ़ा है, एनपीवी निकालने के लिए हम यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है। जब भी किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसके लिए लगाते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपका आरओसीई आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है तो यानी कोई कंसर्न है, बिजनेस लॉस में जाएगा। आरओसीई के अलावा एक और रेशो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई। अब हम बात कर रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। यानी अब डिनोमिनेटर में लायबिलिटी मौजूद नहीं है, अब हमारे डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, इक्विटी मौजूद है। जब लायबिलिटी डिनोमिनेटर से हट गई तो लायबिलिटी की कॉस्ट भी न्यूमिनेटर से हट जाएगी। अब हम इसको डिवाइड करेंगे विद पैक्ट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब डिनोमिनेटर में लायबिलिटी खुद मौजूद होगी तो न्यूमिनेटर से इंटरेस्ट माइनस नहीं किया जाएगा। जब डिनोमिनेटर से लायबिलिटी निकल जाएगी तो न्यूमिनेटर से इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारा शेयर होल्डर्स के लिए जो हम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, इक्विटी के ऊपर जो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं वो कैसा है। अगर इस साल हमने कुछ नए शेयर्स इशू किए हैं तो उससे क्या होगा, हमारा डिनोमिनेटर इस साल बढ़ गया होगा, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली अपना इंपैक्ट नहीं दिखाती। तो ऐसा मुमकिन है कि इस साल अगर हमने नए शेयर इशू किए हैं जिसकी वजह से हमारी इक्विटी बढ़ने में तो 1 मिनट नहीं लगेगा, जैसे ही हम शेयर इशू करेंगे फौरन हमारी इक्विटी बढ़ जाएगी, लेकिन उसके रिजल्ट्स आने में, उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आने में टाइम लगेगा। तो ऐसा मुमकिन है कि अगर इस साल हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कम नजर आ रहा है तो आप एक नजर इस बात पे जरूर दौड़ाना कि कहीं कंपनी ने न्यू शेयर्स तो नहीं इशू किए। तो कंपनी को एकदम से बुरा नहीं कह देना। हाँ ठीक है, आपकी बात दुरुस्त हो सकती है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले साल के मुकाबले में या कॉम्पिटिटर के मुकाबले में गिरा हुआ है, लेकिन आप ये भी जरूर देखना कि कहीं कंपनी ने अगर नए शेयर इशू किए हैं
तो उससे उसकी इक्विटी तो बढ़ गई इमीडिएटली, लेकिन रिटर्न आने में टाइम लग सकता है। दूसरा, मे बी कंपनी ने IAS 16 के तहत रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया है, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर कंपनी का कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अपवर्ड रीवैल्यू होता है तो उसका गेन हम प्रॉफिट लॉस में नहीं भेजते बल्कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में रख देते हैं। लेकिन क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस कैश है? प्रॉपर्टी रिवैल्यू करने से हमें कोई पैसे मिलते हैं क्या? करेक्ट, नहीं मिलते। तो जब हमें पैसे नहीं मिले तो हम उनको इन्वेस्ट कैसे करेंगे और उसे रिटर्न कैसे प्रोड्यूस करेंगे? तो आपने अपनी इक्विटी को कुछ ऐसी चीजों की वजह से बढ़ाया हुआ है जिससे मैनेजमेंट एज सच कोई एडवांटेज नहीं ले सकती। तो आप फर्स्ट इंस्टेंस में पहली इंप्रेशन में बात ये करेंगे कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले साल के मुकाबले में गिरा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आप इसके रीजंस बताएंगे कि इसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं। तो आपने जब कंपनी की बैलेंस शीट पे नजर दौड़ाई तो देखा कि कंपनी ने इस साल नए शेयर इशू किए हुए हैं। अब ये भी खुदा जाने कि साल के बिगिनिंग में इशू किए थे या साल के आखिरी दिन पे इशू किए हैं। अगर के साल के बिगिनिंग में इशू किए हुए होंगे तो चले इस साल कुछ पेशरफ्त हुई होगी। लेकिन अगर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं बिल्कुल साल के आखिर में आके, बैलेंस शीट तो शो करने में देर नहीं लगा थी। उसने तो 31 दिसंबर पे मिलने वाले शेयर्स को भी शो कर दिया होगा। लेकिन भाई इसका इंपैक्ट तो इस साल नहीं आया होगा ना। इसी तरीके से अगर कंपनी ने इस साल अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यू किया है और उसकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ड्रामेटिक इजाफा है जिसकी वजह से कंपनी की इक्विटी ने तो एकदम से बूस्ट मार दिया, लेकिन ऑब्वियसली कंपनी के प्रॉफिट्स रिवैल्यूएशन सरप्लसेस की वजह से नहीं आ सकते। नेक्स्ट, हम देखते हैं कंपनी का एसेट टर्नओवर। व्हाट इज एसेट टर्नओवर? एसेट टर्नओवर ये कहता है कि हम अपना 1 रुपया इन्वेस्ट करके कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और इसका आंसर परसेंटेज में नहीं आता, इसका आंसर आता है टाइम्स में। तो एसेट टर्नओवर में हम ये देखना चाहते हैं कि कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट का 1 रुपया लगाकर कस्टमर से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है।
ठीक है, तो कंपनी अपने 1 रुपए के अगेंस्ट कितनी गुना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी जितना ज्यादा गुना अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी उतना कंपनी के लिए फायदा है। तो जब हम ये चेक करना चाहते हैं कि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, चाहते जरूर ये है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा आरओसीई जनरेट करे, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करे। इसके बेसिकली दो रीजंस होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कंपनी अपनी सेल पे कितना फीसद प्रॉफिट कमाती है। कंपनी अपनी सेल पे जितना फीसद ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी उतना उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होगा। दूसरा दूसरा कि कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आरओसीई को बढ़ाने के लिए अगर कंपनी ज्यादा परसेंटेज मार्जिन जनरेट करे और ज्यादा टर्नओवर करे तो कंपनी का आरओसीई बढ़ सकता है। अब मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकली समझाता हूं। आरओसीई का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। और एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां सेल्स में कैंसिल हो जाएगी, बाकी रह जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। लिहाजा जब भी आप ये चेक करना चाहें कि आरओसीई पिछले साल के मुकाबले में कम क्यों है, तो उसकी कमी की दो वजह हो सकती हैं। या तो कंपनी ने इस साल कम मार्जिन पे काम किया है, या कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ज्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकी। या ऐसा तो हो सकता है कि कंपनी ने रेवेन्यू तो ज्यादा जनरेट किया है लेकिन मार्जिन मेंटेन नहीं किया। या हम ये कहें कि कंपनी ने मार्जिन तो इंक्रीज किया है लेकिन उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकी। तो ये हो गया एसेट टर्नओवर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे रेशियोज। इसके अलावा कंपनी को कमेंट्री करने के लिए यूज में आ सकते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का मकसद, हम प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी कॉस्ट उठाएंगे और उसको रेवेन्यू से तकसीम कर देंगे। यानी ऑपरेटिंग रेशियो मेजर करेगा कोई भी कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ
रेवेन्यू। हम ये देखेंगे कि हमारी जो कमाई है, हमारा जो रेवेन्यू है, कौन सी कॉस्ट उसका ज्यादा हिस्सा लिए जा रही है। तो कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू, एडमिन कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू, फाइनेंस कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू, टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू। ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे आमदनी का ज्यादा परसेंटेज, ज्यादा हिस्सा कौन से खर्चे में यूज हो रहा है। इससे हम मैनेजमेंट का फोकस डाइवर्ट कर सकेंगे उस अमाउंट के ऊपर जो कि कंपनी के प्रॉफिट को कम करने का जिम्मेदार है। तो ये तमाम तर हमने पढ़ लिए, ये कहलाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। कौन कौन से पढ़े हमने? एक जीपी मार्जिन, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एक नेट प्रॉफिट मार्जिन, एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक रिटर्न ऑन इक्विटी और एक एसेट टर्नओवर। मुझे कल वाले लेक्चर से बताओ, जो मैंने कल आपको बताया था, लिक्विडिटी क्या चीज है, यानी लिक्विडिटी से क्या मेजर किया जाता है। अगर एक बिजनेस के पास करंट एसेट्स हैं 5 लाख रुपए के और करंट लायबिलिटीज हैं 2.5 लाख रुपए की, तो उसका करंट रेशियो कितना होगा? अगर एक बिजनेस के पास करंट एसेट्स हैं 5 लाख रुपए के और करंट लायबिलिटीज हैं 2.5 लाख रुपए की, तो उसका करंट रेशियो आप मुझे बता रहे हैं होगा 2:1। मतलब कंपनी को 2 रुपए मिलने हैं और कंपनी ने 1 रुपया आगे देना है। हम सेफ हैं क्योंकि 2 रुपए में से 2 रुपए ना मिले, 1 रुपए 75 पैसे मिल जाए, 1 रुपए 60 पैसे मिल जाए, 1 रुपए 50 पैसे मिल जाए, 1 रुपए 40 पैसे मिल जाए, 1 रुपए 20 पैसे मिल जाए, बुरे से बुरा भी 1 रुपया मिल जाएगा, वो मैं आगे भेज दूंगा। क्योंकि मुझे सिर्फ इस बात का मार्जिन रखना है कि मैं अपनी करंट लायबिलिटीज में डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए हूं। डिफॉल्ट का मकसद आप समझते हैं कि ड्यू डेट पे पैसे ना देना। अगर मैंने अपनी करंट लायबिलिटीज को डिफॉल्ट किया तो टर्म्स आपको याद है कि हमारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी में हम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन लिक्विडिटी अगर हम टाइम पे पेमेंट नहीं कर सके तो कोई भी करंट लायबिलिटी वाला सप्लायर या इंटरेस्ट जिसके ऊपर ड्यू है या एम्प्लॉइज हमारी कंपनी को लीगली सू करके, डुबो के अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे खतरे से खुदा बचाए, एहतियात बेहतर है। हम क्या करते हैं, अपने करंट एसेट ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज। चले, आपने मुझे बता दिया कि अगर 5 लाख रुपए के करंट एसेट्स हो और 2.5 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज हो तो 2:1 का रेशियो बनता है, और ये अच्छी बात है। अगर कंपनी के पास 15 लाख रुपए के एसेट्स हो और 2.5 लाख रुपए की लायबिलिटीज हो, कंपनी के पास 15 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं और 2.5 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज हैं, कैसा रेशियो क्या आ रहा है? बिलाल ठीक है, 6:1। वजह ठीक है, 6:1। क्या समझते हो, कैसा है? इज इट गुड? यस, इट इज गुड। यस, आप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने 6 रुपए मुझे मिलने हैं और 1 रुपया मैंने देना है, तो मैंने डिफॉल्ट की टांगे ही तोड़ दी, मैंने चांसेस ही खत्म कर दिए। लिहाजा 6 रुपए मिलने हैं और 1 रुपया देना है,
तो ये तो गारंटीड है कि मैं सप्लायर को जवाब नहीं दूंगा। लेकिन एक इसमें याद रखना चीज, कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो शुड नॉट बी टू लो, बहुत कम नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर कम हुआ तो खतरा है कि कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी। मिसाल आप ये कहें कि हमारा करंट रेशियो 0.8:1 है। लाइक मैं ये कहूं कि अगर हमारे पास करंट एसेट्स हैं 2 लाख रुपए के और हमारे ऊपर करंट लायबिलिटीज है 2.5 लाख रुपए की, यानी एक साल में मिलने हैं 2 लाख और देने हैं 2.5 लाख। रेशियो क्या बनेगा? करंट एसेट्स 2 लाख, करंट लायबिलिटीज 2.5 लाख। रेशियो क्या बन रहा है? 0.8:1। यानी आपको 80 पैसे मिलने हैं और आपने सामने 1 रुपया देने का आसरा करवाया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत आसरा है। मैं आपको अगर लाख रुपए देने वाला हूं, मैं आपको कहूं यार मुझे 2 दिन दो, मुझे 2 दिन में पैसे मिलने में आपको देता हूं, आप पता करते हो कि सामने से मुझे मिलने ही 60,000 है, तो आप क्या मेरे आसरे पे रुकेंगे? मैंने आपको देने हैं लाख रुपए और मैं आपको आसरा कराऊं कि रुक जाओ 2 दिन, मुझे पैसे मिलने हैं, पैसे मिलने हैं 60,000, तो आपको लाख रुपए कहां से करके दूंगा? अगर कंपनी का करंट और क्विक रेशियो टू लो है तो इसका खतरा है डिफॉल्ट करने का। एजाज आपने आंसर को शायद स्वाइप किया है। मैं आपको बोल रहा था कि 2 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं और 2.5 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज हैं, तो रेशियो 5:4 बनेगा, 4:5 नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरी चीज, आप जिस चीज को सराह रहे थे कि अगर कंपनी के पास 15 लाख रुपए के एसेट्स हैं और 2.5 लाख रुपए की लायबिलिटीज है, 6:1 का रेशियो है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, प्लीज बी नोटेड, ये भी गलत है। इसको हम नाम देते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। मुझे ये समझाओ कि 15 लाख रुपए अगर आपने कस्टमर्स को उधारी दी हुई है, यानी आप जब कह रहे हो कि सर 15 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं, तो चले मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम करता हूं कि ये 15 लाख रुपए की उधारी है जो कि कस्टमर्स ने आपको देनी है। कस्टमर को इतनी उधार देने का आपको क्या फायदा मिलता है? कोई बैंक में इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, कोई टर्म डिपॉजिट तो है नहीं, कोई सेविंग अकाउंट तो है नहीं कि जहां से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, कोई शेयर्स तो आपने खरीदे नहीं है जहां से आपको रिटर्न मिलेगा। करेक्ट मोहसिन, देयर इज नो रिटर्न। तो आपने इनफैक्ट एजाज आप दूसरी बात करें कि उल्टा बेड डेट हो सकता है, तो रिसीवेबल जरूरत से ज्यादा रखना कोई तालियां बजाने जैसी बात नहीं है, कोई काबिल तारीफ बात नहीं है, ये गलत बात है। इसी तरीके से चले मैं मान लेता हूं कि आपके पास 15 लाख रुपए की इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री इतनी ज्यादा रखने से क्या फायदा होता है? क्या आप अपने घर में पूरे 6 महीने के चावल, दालें और चीनी लाके रख देते हो? लाके रखो ना, रोज रोज हर हर महीने क्यों जाते हो? हर 15-15 दिन में क्यों जाते हो? लाके रख दो सारे महीने का सामान, सारे 6 महीने का सामान, सारे साल का सामान। लेकिन इन्वेंट्री इतनी ज्यादा रखना भी सही नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी होकर सोचते हैं सर हम सस्ते में खरीदने बाद में महंगी हो जाएगी, तो मेरे बच्चे इन्वेंट्री ना खरीदो, रेट फिक्स करवा लो। रेट भी फिक्स होते हैं, पैसे देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इतनी ज्यादा इन्वेंट्री में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपने पैसे जहां से लिए हुए हैं, बिलफर्ज हमने बैंक से लोन लिया हुआ है और मैं सामने से इन्वेंट्री खरीद लूं, तो बैंक
से लोन जो लिया है उस पे दिनों दिनों का हिसाब है, उस पे मैंने इंटरेस्ट पे करना है उस वक्त का जिस वक्त के लिए मैंने पैसे लिए हैं। लेकिन इन्वेंट्री मुझे कभी भी वक्त का हिसाब नहीं देती। मैं इन्वेंट्री को कहूं कि यार 3 महीने से तुम्हें रख के बैठा हूं, थोड़ी तो बड़ी हो जाओ, क्या होगा? इन्वेंट्री कभी बड़ी होगी क्या? हाँ, आप ये कहें कि रेट बढ़ सकते थे, तो बेटा रेट गिर भी तो सकते थे। लेकिन सीधी सीधी बात है कि जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री लेके रख देना, उसमें डिटोरेट होने का भी चांस है, खराब होने का चांस है। और जहां रखोगे उसको पालने का भी खतरा है, उसको पालने का भी खर्चा है। जहां रखोगे उसका किराया भी देना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, वहां पे टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ेगा। और इतना ज्यादा पैसा अगर आप इन्वेंट्री में फंसा के बैठोगे तो इन्वेंट्री कभी भी आपसे वफा नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से समझ लें कि बहुत ज्यादा करंट रेशो होने पे तालियां नहीं बजाना, वो भी क्रिटिसाइज करना है। करंट रेशो बहुत ज्यादा कम होना भी अच्छी बात नहीं है, और बहुत ज्यादा हाई होना भी अच्छी बात नहीं है। आपने इसको मेंटेन करना है एक एडिकेट लेवल पे। बैटरी में पानी डालने का तजुर्बा तो होगा ही। किसी अनाड़ी को कहते हैं कि यार देख पानी कम तो नहीं है, तो वो बोतल उठाता है, ढक्कन तक भर के टाइट कर देता है, कहता है सब टेंशन की बात नहीं है। लेकिन बेटा ज्यादा भी खतरनाक है। अगर आप बैटरी में जरूरत से ज्यादा पानी डालोगे तब भी प्लेट शॉर्ट हो जाएंगी। अगर वो देख के कहता है सर कोई नहीं अभी प्लेटों तक जाके पहुंचा है, अभी थोड़ा है, तो बहुत कम भी खतरनाक है। इसी तरीके से वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, जरूरत से ज्यादा भी नुकसान है और जरूरत से कम भी नुकसान। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? हाउ डू यू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल? एनीवन? वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है एज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पैसे कहां कहां फंसते हैं और हम कहां कहां पैसे फंसाते हैं। पहला होता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का मकसद है कि इन्वेंट्री खरीदने से लेकर बिकने तक का अरसा। यानी हम ये देखते हैं कि कितना अरसा, कितना पीरियड, कितना टाइम
कंपनी अपने पास इन्वेंट्री रखती है। ये फॉर्मूला मैं आपको आप ही से बनवाता हूं। अगर कंपनी एक साल में 40 लाख रुपए की इन्वेंट्री बेचती है, मैं नहीं बेचती, इन्वेंट्री मैं की बात कर रहा हूं, मैं सेल नहीं बोल रहा, मैं कॉस्ट कह रहा हूं। यानी 40 लाख रुपए में नहीं बेच रहे, 40 लाख रुपए की खरीद है। अगर एक कंपनी पूरे साल में करीबन 40 लाख रुपए की इन्वेंट्री बेचती है, और कंपनी के पास अंदाजन किसी भी वक्त पे 6 लाख रुपए की इन्वेंट्री मौजूद होती है। अगर हम दिनों की बात करें और अज्यूम करें, अगर एक साल में 360 दिन हो, अगर पूरे साल में आप 40 लाख रुपए की इन्वेंट्री बेचते हो, तो करीबन हर दिन आपके पास इन्वेंट्री कितनी इस्तेमाल होती है? अगर पूरे साल में 40 लाख रुपए की इन्वेंट्री कंज्यूम कर रहे हैं, तो तकरीबन हर दिन आप कितने रुपए की इन्वेंट्री कंज्यूम कर रहे हैं? तला कह रहा है 10,959। एजाज का भी यही आंसर है। तो मैथ्स बिल्कुल सिंपल है। 40 लाख रुपए की इन्वेंट्री पूरे साल में इस्तेमाल होती है, यानी 360 दिनों में। तो हर दिन मेरे हिसाब से जवाब आ रहा है 11,111। 11,111 वेरीफाई करें प्लीज। आपने 365 दिन ले लिए हैं तला, ओके ठीक है, ठीक है। 360 दिन ले अगर, तो 11,111 रुपए की डेली हमारी कंजम्पशन है। ऐसा तो 6 लाख रुपए कितने दिनों के लिए काफी रहेगा? अगर आप रोजाना 11,111 रुपए की इन्वेंट्री इस्तेमाल करते हैं, तो 6 लाख रुपए की इन्वेंट्री कितने दिनों के लिए काफी रहेगी? वजाहत का कहना है 54 दिन, 54 डेज। एनीवन एल्स? जैन का भी ये कहना है। ओके, आपने क्या किया, अगर मेरे पास 6 लाख रुपए का स्टॉक है, डिवाइडेड बाय हर दिन 11,111 रुपए की इन्वेंट्री यूज होती है,
तो ये मेरे 54 डेज का कोटा पूरा करेगा। इसका मकसद कि कंपनी तकरीबन अपने पास 54 डेज की कंजम्पशन के बराबर इन्वेंट्री मेंटेन करती है। अब हम इसका बनाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हम बनाते हैं, इसके लिए हम रखते हैं एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय, अगर आपको जवाब दिनों में चाहिए तो 365 या 360, अगर आपको जवाब हफ्तों में चाहिए तो साल में होते हैं 52 हफ्ते, अगर आपको जवाब महीनों में चाहिए तो साल में होते हैं 12 महीने। ये आ जाएगा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इन डेज है। अच्छा, हम इसी क्वेश्चन को अपने तरीके से करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री आपके पास कितनी रहती है? 6 लाख की। सॉल्व करें। 6 लाख डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 40 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 360। तो आपका आंसर आ रहा है 54 डेज। इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, यानी कंपनी के पास तकरीबन कितने दिनों का स्टॉक इन्वेंट्री में मौजूद होता है। दूसरा, कंपनी के पैसे कहां पे फंसते हैं? कस्टमर्स के पास। एक हमने पैसे का फ्लो देखा कि इन्वेंट्री खरीदने से बिकने तक कितना अरसा लगता है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने कस्टमर से पैसे कलेक्ट करने में कितना टाइम लगाते हैं। इसका फॉर्मूला भी हम मिलके बनाते हैं। अज्यूम एक कंपनी एक साल में 65 लाख रुपए की क्रेडिट सेल्स करती हैं। जब रिसीवेबल्स की बात आएगी तो आप कैश सेल्स को शामिल नहीं करोगे, क्योंकि कैश सेल्स की पेमेंट इमीडिएटली होती है। हम बात कर रहे हैं क्रेडिट सेल्स की।
फिर देखते हैं कि कंपनी के पास रिसीवेबल करीबन कितना रहता है। हमें पता चलता है कि ऑन एवरेज करीबन 7.25 लाख रुपए का बैलेंस तो कस्टमर्स के पास रहता ही रहता है। फिर कोई कस्टमर दे जाता है तो दूसरा सेल ले जाता है, दूसरा पैसे दे के जाता है तो पहला चीज लेके जाता है, यानी करीबन 7.25 लाख रुपए तो हमारे कस्टमर्स के पास रहते ही रहते हैं। अगर एक साल में 360 दिन होते और आप एक साल में 65 लाख रुपए की सेल करते हैं तो आपकी रोजाना की सेल कितनी है? कंपनी की रोजाना की क्रेडिट सेल कितनी है? $18,055। ठीक है, यानी कंपनी एक दिन में 18,055 रुपए की उधारी करती है, 18 रुपए 56 रुपए की उधारी करती है, अपने पैसे मार्केट में फंसाती है। तो 7.25 लाख रुपए कितने दिनों की उधारी के पैसे हैं? 7.25 लाख रुपए कितने दिनों की उधार है? फरहान का कहना है 40 दिन का उधार है ये। तला का कहना है 41। ठीक है, करीब करीब है। सही है, मोर देन 40 डेज है। यस, एनीवन एल्स? अगर एक दिन में आप अपने 18,055 रुपए मार्केट में झोंकते हैं, कस्टमर्स के पास फंसाते हैं, तो 7.25 लाख रुपए फंसाने के लिए आपको कितने दिन चाहिए? उसके लिए आपने क्या किया? 7.25 लाख रुपए को डिवाइड कर दिया 18,055 से, तो आपका जवाब करीबन करीबन 40 दिन आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी को अपने पैसे रिकवर करने में 40 दिन लग जाते हैं। फॉर्मूला बना लेते हैं। आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि हमारे तकरीबन रिसीवेबल्स कितने रहते हैं। इसको आप डिवाइड करेंगे एनुअल क्रेडिट सेल से। बिल्कुल ठीक है एजाज। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको आंसर दिनों में चाहिए, हफ्तों में चाहिए या महीनों में चाहिए? इस फॉर्मूला में लगाएं।
एवरेज रिसीवेबल्स हमारे पास है 7.25 लाख, सॉरी ये 7.25 लाख के, डिवाइडेड बाय एनुअल क्रेडिट सेल्स हमारी है 65 लाख की। तो 7.25 लाख डिवाइडेड बाय 65 लाख मल्टीप्लाई बाय 360। तो हमारा आंसर सेम आ गया 40.15 डेज। ये हमें बताता है कि कंपनी को कितना टाइम लगता है सेल्स के बाद कस्टमर से अपने पैसे रिकवर करने में। क्या ये काफी है या बहुत ज्यादा है? उसके लिए आप देख सकते हैं अपना क्रेडिट पीरियड। डू यू नो व्हाट इज क्रेडिट पीरियड? जब हम इनवॉइस इशू करते हैं तो उसमें हम टाइम लिखते हैं कि आज से कितने दिनों के अंदर या कितने महीनों के अंदर आपने पेमेंट करनी है, यानी जो टाइम आपने कस्टमर्स को अलाउ किया है। और ये देखेंगे कि कस्टमर कितना टाइम ले रहे हैं। अगर कस्टमर्स अपनी तानाशाही चला रहे हैं, दिए आपने उनको 30 दिन है और वो मजे लूट रहे हैं 40 दिनों के, तो आपको सख्ती करनी पड़ेगी। कंपनी का पैसा जल्दी रिकवर करो, नहीं तो कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में एवरेज क्या चल रहा है। आप में से अगर किसी को पता हो कि प्रॉपर्टी का जब भी पाकिस्तान में सौदा होता है तो टोकन मनी के बाद 3 महीने का टाइम होता है। तो 3 महीने का टाइम बात करने की जरूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन में अंडरस्टूड होता है कि प्रॉपर्टी खरीदी है तो पेमेंट 3 महीने के बाद ही होगी। ऐसे पीरियड को हम कहते हैं जो इंडस्ट्री में एवरेज चल रही है। यूं किसी भी बिजनेस में क्रेडिट सेल का एक नॉर्म सेट होता है, एक ट्रेंड सेट होता है। तो हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को उससे कंपेयर कर सकते हैं। ये हो गए दो सोर्सेस जहां हमारे पैसे फंसते हैं। अब अपनी बारी है। वो ये कि हम अपने सप्लायर को कितने अरसे में पैसे दे देते हैं। इन्वेंट्री जितनी कम दिनों की रखो उतना अच्छा, कस्टमर से जितना जल्दी पैसे रिकवर कर लो उतना अच्छा, लेकिन सप्लायर को जितना तड़पा सको उतना अच्छा। टर्म्स नहीं खराब करना, गुडविल नहीं खराब करना, रेपुटेशन नहीं खराब करना, लेकिन कस्टमर से अगर प्यार मोहब्बत से टाइम मांग सकते हो तो जितना ज्यादा टाइम आप सप्लायर से ले सकते हैं ले लीजिएगा। सिलसिला वही होगा। आप अगर एक साल में करीबन 40 लाख रुपए की क्रेडिट परचेजेस करते हैं और हमारे पास
ऑन एवरेज जो सप्लायर का बैलेंस रहता है वो 3,83,300 रुपए है। अगर साल में 360 दिन है और आप साल में 46 लाख रुपए की उधार पे परचेसेस करते हैं तो तकरीबन हर रोज आपके ऊपर कितनी उधारी चढ़ती है? डेली आप कितने रुपयों के मकरूज हो रहे हैं? फरहान का कहना है 12,778। यस, एग्री करते हैं। अगर एक साल में 40 लाख रुपए की उधारी करते हैं आप सप्लायर से, साल में 360 दिन है, तो रोजाना आपके ऊपर कितना कर्जा चढ़ता होगा? सही है, तो आपने बता दिया 12,778 पर डे। तो उस हिसाब से 3,83,300 रुपए कितने दिनों की उधारी के पैसे हैं? ठीक है, आप लोगों का आंसर है एवरेज 30 डेज। तो हम ये देखते हैं कि हमारा करीबन कितने दिन में हम अपने सप्लायर को सेटल करते हैं। याद रहे, जितना ज्यादा टाइम लेंगे उतना अच्छी बात है। फॉर्मूला बनाते हैं। एवरेज ट्रेड पेएबल्स डिवाइडेड बाय एनुअल क्रेडिट परचेजेस। आंसर दिनों में चाहिए तो 360, हफ्तों में चाहिए तो 52, महीनों में चाहिए तो 12। ठीक है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। हमारा एवरेज पेएबल्स है 3,83,300 डिवाइडेड बाय एनुअल क्रेडिट परचेसेस है 4,600,000, 40 लाख, और मल्टीप्लाई करेंगे 360 दिनों से, तो हमारा आंसर करीबन करीबन 30 दिन आ रहा है। ठीक हो गया? ओके, तो हमने प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट टर्नओवर, रिटर्न ऑन इक्विटी, सेल्स ग्रोथ और ऑपरेटिंग रेशियो पढ़ लिया। लिक्विडिटी के रेशियोज भी हमारे मुकम्मल हुए।
करंट रेशो, क्विक रेशो, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, receivables collection period, and payables payment period.